हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 42। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, आरवी ठीक हो चुकी थी। इस हादसे को हुए 8 महीने से ज्यादा गुजर चुके थे। अब तो घर में शादी का माहौल बन रहा था। विनोद और साक्षी की शादी भी होने वाली थी और साथ ही साथ अक्षिता और ओम की शादी भी। अब आगे विनोद ने अपने पिता को माफ कर दिया था, लेकिन विनोद ने यह साफ कह दिया था कि वह अपनी सौतेली माँ को अपनाएगा नहीं। साथ ही में विनोद ने अपनी सौतेली माँ का सच अपने पिता को बता दिया था, जिसे सुनकर तो उसके पिता टूट ही चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वे अपने बेटे की दूसरी माँ बनाकर लाए थे, उस औरत ने उनके बेटे को उनसे ही दूर करने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें रची कि उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। जिन बच्चों को वे इतने सालों तक अपना बच्चा समझ रहे थे, वे बच्चे उनके थे ही नहीं। सौतेली माँ से हुए जुड़वा बच्चे उनके पहले प्यार की निशानी थे। जब उन्हें धोखा मिला तो उन्होंने विनोद के पिता के साथ गंदा खेल खेला और धोखे से उनसे शादी कर ली। विनोद के पिता को यही लगता था वे जुड़वा बच्चे उनके हैं, लेकिन जब उन्हें सच का पता चला तो उन्हें गहरा धक्का लगा। पर अब वे कर भी क्या सकते थे? जो होना था वो तो हो ही चुका था। विनोद ने अपनी जिंदगी के इतने साल यूं ही अकेले काटे। विनोद ने उन्हें अपने पिता होने की हैसियत से माफ कर दिया था, लेकिन उसके बाल मन पर जो जो प्रभाव पड़ा वह तो सिर्फ वही जानता है। भले ही समय क्यों न बदल गया हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें चाह कर भी न भुलाया जा सकता है और ना ही याद किया जा सकता है। वहीं साक्षी पिता और पुत्र में सुलह करवाने में कामयाब रही। धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे, लेकिन साक्षी को कोई जल्दी नहीं थी। विनोद के पिता अपने बेटे की शादी से खुश थे, तो वहीं विनोद के पिता की दूसरी पत्नी इस बात से नाखुश थी कि विनोद फिर से अपने पिता की जिंदगी में आ चुका है। विनोद के पिता को जब सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन वे कभी विनोद की जिंदगी में वापस नहीं आए। इसलिए उन्होंने उनके द्वारा बनाया गया दूसरा मकान अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के नाम कर दिया। हालांकि वे बच्चे उनके खुद के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्हें इतने साल पाला था। वे खुद को उनका पिता समझ रहे थे। उन्होंने पिता के हर कर्तव्य को निभाया जो उन्हें करना चाहिए था। वहीं जब विनोद की दूसरी माँ ने यह देखा कि विनोद के पिता हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए, तो उन्हें भी काफी बुरा लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। विनोद कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे वह मार पीट कर विनोद के पिता से अलग कर सकती थी। विनोद की माँ को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। आज नहीं तो कल सच तो बाहर आना ही था। कुछ ही समय बाद शादी का समय भी नजदीक आ रहा था। हर कोई शादी की तैयारी में व्यस्त था। शादी जयपुर के प्रसिद्ध होटल में होनी थी। वह होटल शिव का था। शिव को तो आप जानते ही होंगे। आखिर शिव और रियांश एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त जो है। शिव की फैमिली इस बात से खुश थी कि एक बार फिर ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली शादी के लिए जयपुर आ रहे हैं। पिछली बार वहां वैदेही शुभम लिली शौर्य की शादी हुई थी। यह शादी याद करते ही सभी घर वाले पुराने दिनों में खो गए। हर कोई इस बात से खुश था कि वही पुराने दिन एक बार फिर से लौट कर आएंगे, पर किसी को यह खबर नहीं थी कि वहां पहुंचकर अभी बहुत कुछ होना बाकी था। रुद्रकाशी और अन्य सभी के बच्चे बड़े हो चुके थे। अब पीढ़ी थी उन बच्चों के आगमन की, उनकी कहानी की, लेकिन उनकी कहानी शुरू होने में अभी समय है। राजपूत फैमिली के रिश्तेदार जयपुर पहुंच चुके थे। राजपूत फैमिली भी जयपुर आ चुकी थी। वहीं ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली के जितने रिश्तेदार और करीबी दोस्त थे, वे सभी भी जयपुर के लिए निकल चुके थे। शिव सिद्धि उन सभी से मिलकर बहुत खुश थे। शिव और सिद्धि ने उन सभी का स्वागत किया। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनके घर की ही शादी हो, और ऐसा लगे भी क्यों ना। शिव और रियांश बहुत पुराने दोस्त जो ठहरे। रियांश के घर की शादी मतलब शिव के घर की शादी। शिव कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। वह हर काम को व्यक्तिगत रूप से हैंडल कर रहा था। रुद्र और अंश दोनों ही शादी के कामों में शिवांत, रुद्रांश और वरदान की मदद कर रहे थे। तो वहीं काशी और निहारिका भी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी हीर, अक्षिता और आरवी से।
कहने को तो ये सभी काशी और निहारिका की बहू बेटियां थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे अपने ही घर के बच्चे हों। वहीं रुद्रांगी और अस्मिता शादी की सारी तैयारियों में रमे हुए थे। कोई भी एक कमी नहीं छोड़ना चाहता था। विनोद के पिता भी शादी की तैयारी में सहयोग करना चाहते थे। इसलिए सिर्फ साक्षी के कहने पर विनोद ने अपने पिता को अपनी शादी की तैयारी में शामिल होने दिया। हर कोई शादी के लिए बेहद उत्साहित था। शादी को अब महज एक दिन बचा था और एक दिन तैयारी करने में कैसे बीता पता ही नहीं चला। एक दिन बाद शादी की सारी रस्में शुरू हो गई। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके उन्हें शादी के कार्यों के लिए सभी विघ्नों को हरने के लिए आमंत्रित किया गया। वे आकर इस शादी को अपना आशीर्वाद दें। हर किसी की यही कामना थी। गणेश पूजा होने के बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन मतलब हमारे दोनों जोड़े ओम, अक्षिता और साक्षी विनोद चारों ही हल्दी की रस्म के लिए बैठ चुके थे। सबसे पहले घर के बड़ों ने रस्म शुरू की। ओम को सबसे पहले उसकी दादी ने हल्दी लगाई। दादा दादी के बाद फिर ओम के ताऊजी और ताई जी मतलब श्रेयांश की मम्मी और पापा ने हल्दी लगाई। फिर ओम के मम्मी पापा ने भी उसे हल्दी लगाई। धीरे धीरे करके हर किसी ने ओम को हल्दी लगाई और उसके बाद ओम की जूठी हल्दी अक्षिता को लगाई गई। अक्षिता को जब हल्दी लग रही थी तो हर किसी की आंखें नम थी। छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। वहीं अस्मिता और अक्षांश यह सोच रहे थे कि जिस बच्ची को वो अपनी गोद में खिलाते थे, आज उसी की डोली उठने के लिए अपने दिल को इतना मजबूत कर रहे हैं। जब उन्होंने अक्षिता को हल्दी लगाई तो उनकी आंखें भर आई। माहौल थोड़ा भावुक हो गया था। इसी माहौल में रंग भरते हुए चार चांद लगाए अमूल्य, लक्ष्य, अदिति और शिवांश ने। धीरे धीरे करके उन चारों ने हर किसी को डीजे की ताल पर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। सभी लोग एक एक करके खुशी से डांस कर रहे थे। हर कोई शादी में खुश था। कोई डांस कर रहा था तो कहीं खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा था। कहीं तस्वीरें क्लिक हो रही थी तो कहीं इंस्टाग्राम रील बन रही थी। हर कोई शादी को लेकर उत्साहित था। श्रेयांश और हीर की तो अलग ही जोड़ी जम रही थी। हर कोई उन्हें देखकर बलाएं ले रहा था। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते थे और आज एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हल्दी की रस्म खत्म होते ही हर कोई अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। शाम को डांस पार्टी नाइट थी। इस पार्टी नाइट में लेडीज और जेंट्स का प्रोग्राम अलग अलग रखा गया था। ब्राइडमेड्स और सभी घर की महिला रिश्तेदार अलग लॉन में पार्टी कर रही थी, तो वहीं पुरुषों की पार्टी दूसरी जगह चल रही थी। हर कोई शादी को देखकर एंजॉय कर रहा था। हीर और श्रेयांश काफी खुश थे। हीर इस बात से खुश थी कि अक्षिता उसकी देवरानी बनकर घर आ रही है। वे दोनों बहनें कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं रही और एक दूसरे की जान थी, और अब देखो दोनों ही एक घर में रहने वाली थी। हीर इस बात से बहुत उत्साहित थी कि बस जल्द से जल्द अक्षिता उसकी देवरानी बनकर घर आ जाए। घर वाले भी हीर की खुशी को साफ देख सकते थे। विशेष रूप से हीर की खुशी का कारण सभी लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान किया, जिससे हीर एक समय पर दोनों रस्मों में शरीक हो सके। अपने देवर और अपनी बहन की शादी के लिए हीर ने जितने सपने देखे थे वे सब पूरे किए। नाच गाना, फुल डीजे, एंजॉय, सब कुछ चल रहा था। सभी लोग जब नाच गाना करके थक हार के अपने रूम में गए तो जाकर सीधा सो गए। आखिर कल सबसे बड़ा दिन जो था, साक्षी, विनोद और अक्षिता ओम की जो शादी होने वाली थी। शादी का दिन आ गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई अपने अपने कामों में लगा था। आखिर बारात जो निकल चुकी थी, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली थी। दरवाजे पर अदिति आरवी दोनों ही हाथों में थाली लिए इंतजार कर रही थी कि कब बारात आए और वे दूल्हे की आरती करे। थोड़ी देर में बारात नाचते नाचते दरवाजे तक पहुंची, जहां अमूल्य और हीर ने तो बारात में चार चांद लगा दिए। दोनों ऐसे नाच रही थी मानो दोनों मिलकर आज नागमणि लेकर ही मानेगी। वहीं श्रेयांश तो हीर को संभाले हुए था और रुद्र अमूल्या को संभाल रहा था। सभी लोगों ने बारात एंजॉय की। फिर दरवाजे पर हाथों में थाल लिए अस्मिता ने बारात का स्वागत किया। साक्षी के पिता अपनी बेटी की बारात देखकर बहुत खुश थे।
साक्षी की मां की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। साक्षी के पिता ने साक्षी के ननिहाल में साक्षी की शादी के बारे में बताया तो उन्होंने शादी में आने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि जब साक्षी की मां ही उनके लिए बहुत पहले मर चुकी है तो वे साक्षी से भी अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। साक्षी के पिता को यह सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बेटी ने अगर गलती भी की तो उस गलती की सजा अब अपनी नातिन को देना गलत था, पर उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। साक्षी की तरफ से सिर्फ उसके पिता ही थे, इसलिए साक्षी के हर फंक्शन को धमाकेदार बनाने के लिए ओबेरॉय फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साक्षी के रिश्तेदार ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली बने। जैसे उनके लिए अक्षिता थी, उन्होंने साक्षी को भी अपनी बेटी समझा। साक्षी के पिता तो इस बात से खुश थे कि साक्षी जिस घर में जा रही है वह घर और उस घर के रिश्तेदार जब इतने अच्छे हैं तो उन्हें साक्षी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे यही सोच रहे थे कि बिना इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से जाने साक्षी इंडिया में कैसे रहेगी। पर जब वे विनोद से मिले तो उन्हें इस बात की तसल्ली हुई कि साक्षी को हम सफर तो अच्छा मिल रहा है। और जब वे वर्धान की फैमिली अदिति वर्धान और ओबेरॉय फैमिली के साथ साथ रावत फैमिली से मिले तो उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं रही कि साक्षी को कभी कोई मुश्किल आ सकती है। बारात का स्वागत हुआ। बारात अंदर पहुंच चुकी थी। दोनों ही दुल्हनों का जोरदार स्वागत करके ग्रैंड एंट्री हुई। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वे दोनों धीरे धीरे स्टेज की तरफ आई। थोड़ी ही देर में जिसका दोनों दूल्हे इंतजार कर रहे थे वे दोनों दुल्हनें आ चुकी थी। आरवी, अदिति, अमूल्य और हीर उन दोनों को लेकर नीचे आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे आते हुए वे दोनों ही एक रॉयल राजकुमारी की तरह लग रही थी। दोनों ही एक एक करके मंडप की तरफ आई। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ने उनकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए। दोनों इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। लाल रंग के शादी के जोड़े में अक्षिता का चांद सा चेहरा हीर से जड़ी, सर पर एक प्यारी सी चुनरी, नाक पर हीरे की नथनी और सर पर मांग टीका, गले में हीरे के मोती से जड़ा हुआ हार, हाथों में राजसी कंगन और प्यारा सा मेकअप उसके रूप को और निखार रहा था। ओम ने जब अक्षिता को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसने दूर से ही अक्षिता की नजर उतारी और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। ओम बोला, हाय मेरी जान, नजर न लग जाए कहीं तुम्हें, इतनी सुंदर लग रही हो तुम। वही मुस्कुराते हुए अक्षिता रॉयल एंट्री ले रही थी। ओम तो बस अब झट से अक्षिता को गले लगाना चाहता था। धीरे धीरे कदमों से अक्षिता स्टेज की तरफ पहुंची। फिर ओम धीरे से अक्षिता के पास आया। स्टेज के बीचों बीच उसने अक्षिता का हाथ पकड़ा और फिर धीरे से उसे अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाने लगा। वे दोनों स्टेज पर पहुंचे तो पीछे से बैकग्राउंड में बहुत प्यारा सा सॉन्ग बजा। तभी ओम ने अपने प्यार का इजहार करते हुए घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथों को शाहरुख खान वाली स्टाइल में खोलकर मुस्कुराते हुए अक्षिता की तरफ देखकर कहा। ओम बोला, मेरी इबादत हो तुम, मेरा इश्क हो तुम, मेरी जान, मेरी इबादत हो तुम, मेरा इश्क हो तुम। कोई पूछे मुझसे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, मैं कहूँ सिर्फ तुम हो। जैसे ही ओम ने यह कहा तो हर कोई जोरदार तालियां बजाने लगा। वहीं अक्षिता के चेहरे पर तो शर्म से इतनी प्यारी मुस्कान आ गई कि उसके चेहरे का एक अलग ही नूर आ गया। ओम ने अक्षिता के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और फिर बोला। ओम अक्षिता के हाथों को अपने हाथ में थामते हुए बोला, हाथों में है हाथ तेरे, जीना हमें साथ तेरे, नाम पे तेरे ये जिंदगी कर जावा, तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई तुझा सोनिए। ओम ने इतना प्यारा गाना गाया तो वहीं अक्षिता मुस्कुराते हुए ओम की तरफ देखकर उसके गालों पर अपने हाथों को रखकर बोली। अक्षिता बोली, तुमने तो बोल लिया, अब मेरी तो सुन लो। इतना कहकर अक्षिता ने गाना शुरू किया। अक्षिता एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर भी थी। उसकी आवाज ने वहां खड़े हर किसी के मन को छू लिया। अक्षिता ओम की तरफ देखते हुए बोली। अक्षिता बोली, तू मेरी हीर, मैं तेरा रांझा, चाहूं तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा, तू नीर बन जा सोनिए। गाना खत्म हुआ तो वहां खड़े सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई।
पंडित जी ने उन दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए कहा, क्योंकि अभी एक और एंट्री होना बाकी थी। वह एंट्री थी साक्षी की। साक्षी को हीर, अदिति, अमूल्य, आरवी चारों लेकर आ रहे थे। जब साक्षी की सोलो एंट्री हुई तो पीछे से एक प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। विनोद ने जैसे ही साक्षी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर 6 साल के रिलेशनशिप के बाद उन दोनों की शादी होने जा रही थी। वहीं साक्षी की आंखों में भी आंसू थे। आखिर उसने कर दिखाया था। साक्षी ने विनोद से कहा था कि जब तक वह उसके परिवार को एक नहीं कर देगी, उसे उसके पिता के साथ नहीं कर देगी, तब तक वह शादी नहीं करेगी। और आज साक्षी ने विनोद और उसके पिता के बीच जितनी भी गलतफहमियां थी, उन सबको मिटा दिया था। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जो समय के साथ धीरे धीरे मिट ही जाएगी। विनोद इस बात से खुश था कि उसने साक्षी को पसंद करके कोई गलती नहीं की। वहीं साक्षी को तब से जानता था जब से वह लंदन में पढ़ाई कर रहा था। साक्षी और वो कॉलेज टाइम के एक फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। वहीं से दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे 2 साल बाद दोनों रिलेशनशिप में आए। उसके बाद से अब तक 6 साल उनके रिलेशनशिप को हो चुके थे और दोस्ती को 8 साल। साक्षी और विनोद एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। धीरे धीरे करके साक्षी विनोद के पास आई तो विनोद ने साक्षी का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसे अपने पास खड़ा करते हुए बोला, साक्षी, आज हम दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के होने वाले हैं और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है मानो तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। साक्षी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बैकग्राउंड में एक प्यारा सा गाना बज रहा था। हर कोई उन दोनों के इस प्यारे से मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। साक्षी बहुत ही अच्छी लड़की थी। साक्षी के पिता भी खुश थे। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी और साथ में आंखों में आंसू भी। साक्षी की माँ को वह इस समय बहुत याद कर रहे थे। अगर वह इस समय होती तो उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती। वह अपनी बेटी के जीवन साथी से मिलकर बहुत खुश होती। साक्षी के पिता यही सोच रहे थे। तभी विनोद ने साक्षी को खड़ा किया और फिर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालते हुए साक्षी पर वारते हुए कहा। विनोद बोला, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, मेरा मान सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, तुम मेरा प्यार, मेरा रुतबा, सब कुछ तुम हो। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा साक्षी। साक्षी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी ने साक्षी को वरमाला पहनाने के लिए कहा तो साक्षी ने झट से वरमाला पहना दी। वहीं विनोद से तो सब्र ही नहीं हुआ। पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले ही विनोद ने साक्षी को माला पहना दी। सभी लोग विनोद की इस जल्दबाजी को देखकर बहुत मजे ले रहे थे। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हुई। हर कोई शादी के लिए बहुत उत्साहित था। वहीं शिवांश और अदिति तो साथ बैठे शादी की हर एक रस्म को देख रहे थे। अदिति बड़े गौर से शादी की रस्में देख रही थी तो शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? अपनी भी ऐसे ही होगी। अदिति ने जैसे ही सुना तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। शिवांश बोला, तुम अभी भी इतना शर्मा रही हो, न जाने तब क्या होगा। अदिति बोली, कब क्या होगा? शिवांश बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अदिति ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल और कान गर्म होने लगे थे। शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, हम भी कर लेते हैं शादी, वैसे भी तुम्हारे बिना अकेले अकेले रहा नहीं जाता। अदिति ने कहा, तो जनाब, आप हमारे बिना अकेले नहीं रह सकते, या यूं बोलो, अब आपसे सब्र नहीं होता। शिवांश बोला, आप हमसे अकेले में मिलने आएगी तो हम आपको बताएंगे कि सब्र किस बात का करना चाहिए और किस बात का नहीं। अदिति बोली, छोड़िए आप भी ना। शिवांश बोला, क्या आप भी ना? अब आप जैसी भी हूँ तुम्हारा हूँ, झेल लो अब। अदिति बोली, मेरे ही रहना, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। शिवांश ने अदिति को उसकी कमर से पकड़ा और फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। अदिति ने ना में सर हिलाया और मुस्कुराने लगी। शिवांश बोला, बहुत चालाक हो तुम। अदिति बोली, बहुत ज्यादा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए खिलखिलाकर वहां से उस तरफ चली गई जहां अमूल्य, हीर और आरवी एक साथ खड़ी थी। उसे मुस्कुराता आता देख हीर बोली, अरे आराम से भाभी जान, क्या बातें बढ़ाया मुस्कुराया जा रहा है,
लगता है हमारे छोटे भाई ने कुछ किया है। अदिति ने इतना सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी यह हरकत देखकर आरवी के चेहरे पर हंसी आ गई। आरवी बोली, दीदी क्यों छोड़ छेड़ रही हो मेरी बेस्ट फ्रेंड को, ये बात गलत है। ये काम मेरा है, मैं करूंगी। अदिति बोली, कर लो, टाइम मेरा भी आएगा। भाभी तो तुम मेरी भी बन रही हो, भूलो मत आरवी मैडम। जैसे ही आरवी ने यह सुना तो उसे हल्की सी खांसी आ गई। उसकी इस हरकत को देखकर अदिति, हीर, अमूल्या तीनों के चेहरे पर हंसी आ गई। हीर बोली, आरवी बड़ी आई थी चिढ़ाने वाली। आरवी उन सभी को जीप चीख दिखाते हुए बोली। आरवी बोली, बड़े गंदे हो आप तीनों के तीनों, एक तरफ हो गए, मुझे अकेला कर दिया। तभी हीर ने आरवी को गले लगाया और बोली, हम कभी अलग अलग नहीं हो सकते, हम सब एक हैं। चलो शादी में ध्यान दे। याद रख, तेरी शादी में भी हम सभी को ये रस्में करनी होगी। आरवी बोली, तब की तब देखी जाएगी। दीदी क्या आप भी? मैं तो खाने का वेट कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। अमूल्या बोली, अब अपने पॉइंट की बात की है ना दीदी, मुझे भी बहुत लगी हुई है भूख। एक काम करते हैं, हम खाना खाने चलते हैं, ये लोग अपने आप देखते हैं शादी। इतना कहकर वे दोनों वहां से खाना खाने के लिए चले गए। वहीं हीर और अदिति बैठकर शादी की रस्में एंजॉय कर रही थी। अदिति और हीर दोनों अकेले थे। हीर के मन में काफी दिनों से कुछ सवाल उमड़ रहे थे, जिन्हें वह अकेले में अदिति से पूछना चाहती थी। आज उसे अदिति अकेले में मिली तो यह मौका उसे सही लगा उससे बात करने का। हीर ने एक गहरी सांस ली और फिर अदिति की तरफ देखते हुए बोली। हीर बोली, आखिर क्या बोली होगी हीर अदिति से? ऐसी कौन सी बात थी जो हीर के मन में कई दिनों से आ रही थी? क्या यह कहानी में कुछ नया सस्पेंस क्रिएट करने वाला है या कोई नया मोड़ आने वाला है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।